हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस अड्डा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और आपने देखा होगा कि आपके कई सारे एग्ज़ाम्स एक साथ इस साल आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने को मिलने वाले हैं, जिसमें से खास करके आपको यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये दोनों आपको आसपास ही मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, दोनों के सिलेबस में बहुत कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क आता है सेकंड पेपर में, जहां यूपीपीसीएस में आपको सेकंड पेपर में सीसैट की तैयारी करनी होती है, वहीं समीक्षा अधिकारी में आपको हिंदी क्रैक करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जीएस का पोर्शन तो सेम ही है दोनों में, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी और बहुत अच्छी रणनीति की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कह दिया और आप ये मान के बैठ जाएं कि हाँ, यूपीपीसीएस या फिर कोई भी ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये कोई पंचवर्षीय योजना वालों के लिए ही नहीं होता है कि आप ये सोचें कि नहीं, ये तो बिना 5 साल दिए कंप्लीट ही नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये फ़र्स्ट टाइम में क्रैक किया जा सकता है, बशर्ते कि जो आपको लोग गलतियां अपनी बताते हैं कि हाँ, मैंने ये गलती की। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं अपना बताऊं अगर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी प्री क्लियर नहीं हुआ था और उसका रीज़न भी मुझे पता है कि क्यों नहीं हुआ था। तो दूसरों की गलती से भी सीखने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। और जब मैंने अपनी रणनीति सुधारी, जैसे ही रणनीति सुधारी, मुझे समझ में आ गया कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत लिमिटेड और बहुत सोच समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। ज़रूरत इसकी है कि आप हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करें। सिर्फ हार्ड वर्क से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आप मेहनत कहाँ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम उसकी रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से ज़ोर शोर से अपनी स्टडी में लग जाएं, ताकि आने वाले जून में जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है वो, और साथ साथ उसके साथ ही समीक्षा अधिकारी, ये दोनों एग्ज़ाम इस साल आप क्रैक कर जाएं। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इवन बहुत आसान काम होता है। इसकी एक बार तैयारी चाहिए होती है, एक बार कंप्लीट तैयारी होते ही आप देखेंगे कि फिर आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकने वाला। और मैं ये भी नहीं कहती कि मेंस बहुत टफ़ होता है या मेंस से टफ़ प्रीलिम्स होता है। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हम दोनों को दो अलग चीज़ें समझ के पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी कमज़ोर पड़ती है। आप हमेशा तैयारी दोनों को साथ लेकर चलें। जैसे कि जब आप जीएस वगैरह पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई में इस तरह की रणनीति होनी चाहिए कि उन चीज़ों को आप ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप तब भी कर ले जाएंगे जब आपको सारे उसके कॉन्सेप्ट्स पता हों। जब आप सब कुछ जानते रहेंगे, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर आप वन लाइनर तो कर ही ले जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और वन लाइनर तैयार करते हैं, तो फिर ये पक्की बात है कि आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाएंगे, पर मेंस में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम कैसे पढ़ें, किस तरह से करें। फ़िलहाल अभी हमारे सामने चूँकि प्रीलिम्स ही है, तो हमें इसी तरह से आपको लेकर चलना होगा कि आपका प्रीलिम्स इस बार सारे के सारे प्रीलिम्स आपके क्लियर हो जाएं। और जैसे ये प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, आप देखेंगे कि इस रणनीति से जब आप पढ़ेंगे, तो आप जब मेंस उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेंस में तो मेरी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे तो अब बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही स्मार्ट स्टडी बताऊंगी। आपको उसमें सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आने वाले जून में जब आप पेपर देकर आएंगे, तो वो कहते हैं ना, गर्दा उड़ा के आएंगे आप। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि हम यहाँ 3 स्टेप्स की बात करेंगे। इन तीनों स्टेप्स के साथ चलते हुए आपको किस तरह से क्या फॉलो करना है जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे स्टेप्स। स्टेप 1 में आप देखेंगे सबसे पहली बारी आती है। ये फ्रेंड्स, ये जो स्टेप 1 है ना, ये आपकी रणनीति का सिर्फ इतना हिस्सा है जो कंपलसरी चीज़ें हैं, जो आपको करना ही करना है। करना तो तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, लेकिन इन तीनों में जो ये स्टेप 1 आपका सिर्फ प्रक्रिया की स्टार्टिंग है, इससे आपकी तैयारी को शुरू करना है।
तो आप देखेंगे सबसे पहले बात आती है सिलेबस को मुँह ज़बान। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम में ये गलती की थी कि मैं चीज़ों को पढ़ती जा रही थी। फ्रेंड्स, ये हम गलत करते हैं। हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को बहुत बारीकी से पता करना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। वो सिलेबस, और उसको आपको बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ उस सिलेबस को पढ़ें। पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे कि आपको वो सिलेबस 6-7 दिनों में वो सिलेबस आपको वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा। आप अपने चेयर टेबल के सामने या फिर अपने बेड के सामने कहीं भी उसे चिपका दीजिए, आप बार बार उसे पढ़ें। पढ़ते पढ़ते वो सिलेबस आपको याद हो जाएगा। सिलेबस फ्रेंड्स याद करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब आपको सिलेबस याद हो जाता है तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें जब आपको कहीं भी किसी मैगज़ीन में या कहीं भी मिलती हैं तो आपको पता होता है कि ये मेरे सिलेबस का हिस्सा है और आपका उस पर स्पेशल फोकस होता है। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर आप स्पेशल फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपकी वो चीज़ उतनी बारीकी से तैयार नहीं होती है। तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस तैयार रखें। सेकंड पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें अपने सब्जेक्ट्स को बड़े और छोटे पॉइंट्स, टॉपिक्स में बांट लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे आप देखेंगे कि हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ टॉपिक्स कुछ सब्जेक्ट्स के होते हैं जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम हिस्ट्री में 1857 की क्रांति की बात कर लें या स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर लें या मुग़ल साम्राज्य की बात कर लें, तो ये कहने को एक टॉपिक है, उस टॉपिक के तहत उसमें बहुत कुछ है, वो बड़ा टॉपिक हो गया। और जब हम छोटे टॉपिक्स की बात करते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कभी उससे रिलेटेड कुछ आ जाता है, जैसे आपका कुछ हुआ गुप्तोत्तर काल हो गया, वो एक छोटा सा बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, भक्ति आंदोलन आपका हो गया, तो ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, वो आप समझ जाएंगे कि उसे कैसे बांट के चलना है। तो आप टॉपिक्स को भी बांटें और सब्जेक्ट्स को भी बांटें। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ ये है कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी हो गया आपका, या फिर आपका यूपी स्पेशल हो गया, सेंसस पोर्शन हो गया, जनगणना, वो ये चीज़ें आपके छोटे सब्जेक्ट्स में आती हैं। और जो बड़े सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपका अलग होता है। तो आप उन्हें दो अलग सब्जेक्ट्स में और उन सब्जेक्ट्स के तहत अलग अलग पॉइंट्स में बांट लें टॉपिक्स में। उससे क्या होगा कि आपको पर डे 2 बड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं और एक छोटा टॉपिक पढ़ना है। आप 3-3 टॉपिक पर डे ख़त्म करते चलें। उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं होगा और एग्ज़ाम आने से पहले आपका सारा कुछ फिनिश हो चुका होगा। आप सब कुछ तैयार कर चुके होंगे। इवन एग्ज़ाम आने से पहले क्या, काफ़ी पहले आप ख़त्म कर चुके होंगे। आपके पास करीब 1 महीने का टाइम ऐसा बच जाएगा जिसमें आपको आगे की एग्ज़ाम के पहले की रणनीति फॉलो करनी होती है। फिर आप देखेंगे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है जो जनरली स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हमेशा अपने साथ रखना है। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट जो होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप देखेंगे कि जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स करते हैं तो उसके साथ हमारी इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अपने सामने देखने को मिल जाते हैं जो मे बी कभी कभी एग्ज़ाम में सेम टू सेम उठा के आ जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरा ये बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा। सेम क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी मिलेगा, होता क्या है फ्रेंड ना, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं, वो पैटर्न कोई भी हो घूमती उसी के इर्द गिर्द हैं। अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना है और एक क्वेश्चन कोई आ गया, तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, इंडियन क्लाइमेट जो है, हमारी इंडिया का जो मानसून है, उसे हमें अच्छे से बारीकी से समझना है। तो आप उसे बारीकी से समझने लगते हैं। फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, वो चाहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में रहा हो, मॉक टेस्ट में रहा हो या ना रहा हो, फिर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप क्लियर कर ले जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करते चलना है, उन्हें भी पढ़ते चलना है। मतलब कि आपको ये 3 चीज़ें खास करके पहले से ही बिल्कुल रेडी रखनी है। आगे हम देखेंगे हमें स्टेप 2 में क्या करना है। फ्रेंड्स, देखिए स्टेप 2 में जो सबसे पहली बात आती है वो होती है हमें अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है ना, हम क्या करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, हम सोचते हैं कि हमें इतना सारा पढ़ना है, हमारा बहुत लेंथी सिलेबस है, और वाकई है भी। हम उसे पढ़ते चले जाते हैं और वो हमारे माइंड से इरेज होता चला जाता है। हम उसे एग्जामिनेशन हॉल में लेकर नहीं जा पाते। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम रिवीजन नहीं करते। जबकि फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, रिसर्च कहती है कि अगर आप 60% हिस्सा अपनी पढ़ाई को देते हैं तो आपको 40% हिस्सा अपने रिवीजन को देना चाहिए। मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं
तो आपको 6 घंटे पढ़ना चाहिए और उसमें से 4 घंटे आपको रिवीजन के लिए निकालने चाहिए। तब आपकी पढ़ाई सही तरीके से हो रही है। और फ्रेंड्स, हम उसी को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे वो हमें याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हम वो चीज़ें भूलते चले जाते हैं और फिर एग्ज़ाम टाइम में हमें सबसे ज़्यादा गिल्ट इसी बात का होता है कि हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना पढ़ा और हम यहाँ तक ला के नहीं लिख पाए, हम अपने माइंड में वो चीज़ें नहीं ला पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उन चीज़ों को रिवाइज़ करना सीखें। आप देखेंगे मैं अभी जब आपको तीनों स्टेप्स बताऊंगी तो आपको खुद लगेगा कि कितने रिविजन्स तो यहीं हो जाएंगे आपके। फिर आप बताइए एग्ज़ाम तक कैसे वो चीज़ें नहीं जाएंगी। वो उन चीज़ों को जाना पड़ेगा। जाना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे आपको नींद में, सपनों में वो चीज़ें आएंगी। तो फिर कैसे नहीं आएंगी? तो देखेंगे आपको सबसे पहले क्या करना है, दिन में 2 दिन को 2 हिस्सों में बांटना है। किसी भी समय आप पढ़ाई करेंगे, जो भी आपके लिए सूटेबल टाइम हो, मैं उस पर कोई फोर्स नहीं करूँगी। पढ़ने के बाद आपको हर रोज़ जो चीज़ें आपने दिन में पढ़ी हैं उनका एक क्विक रिवीजन करना होगा। क्विक रिवीजन मीन्स आप वर्ड टू वर्ड पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि 6 घंटे अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको 6 घंटे लग जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रिवीजन में हमेशा पहली बार से कम टाइम लगता है और हर बार वो टाइम कम होता चला जाएगा। आप देखेंगे अगर आज आपको 4 घंटे वो चीज़ रिवीजन करने में लग रही है, तो कल आप अगर वही चीज़ रिवाइज़ करेंगे तो कल आपको 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद 1 घंटा, और उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि एक टाइम आएगा कि आधे घंटे 15 मिनट में आप वो पूरा कुछ रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि फिर हमारे दिमाग को वो चीज़ें याद होने लगती हैं और हम उसे सरसरी नज़र से भी रिवाइज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको रिवीजन करते चलना है। सेकंड, हम देखेंगे एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ और, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स को आपको रेगुलर पढ़ना है। और करंट अफेयर्स को मैं यहाँ एक सब्जेक्ट मान के नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी करंट अफेयर्स को कभी सब्जेक्ट नहीं माना। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम करंट अफेयर्स को एक दिन के लिए भी छोड़ते हैं ना, तो करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है वो आपको पता होगा। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे बताने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स आपके शेड्यूल में शामिल होना ही चाहिए। ये आपको मैंने उसके पहले एक पॉइंट बताया कि आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर वो 2 सब्जेक्ट जो हैं उसमें करंट अफेयर्स शामिल नहीं है। मीन्स आपको दिन में 1 घंटा या 2 घंटा, जो भी आपके लिए ज़रूरत हो, जैसे आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो, उसके अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर्स के अलावा 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक दिन में आपके लिए इतना काफ़ी है। फिर आप देखेंगे रात में सोते वक्त और सुबह उठते वक्त 2 माइंड रिवीजन करें। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझती हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये पॉइंट कितना असर करने वाला है, वो आप 2-4 दिन इसे करके देख लेंगे। मुझे आपको भरोसा दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप 2-4 दिन ये करिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि ये कैसे असर कर रहा है। फ्रेंड्स, ये जादू है, ये पढ़ाई का सच में जादू है। आप इसे करके देखिए। मैंने ये करके देखा है, मैंने चेक किया है, अपने ऊपर चेक किया है, और मैं करती रहती थी, हमेशा करती रहती थी। फ्रेंड्स, इससे आपका क्या फ़ायदा है, जब आप सोने जाते हैं ना बेड पे, तो आप देखिए पहले आपने सुबह के पहले हिस्से में पढ़ाई की, सेकंड हिस्से में आपने उसका रिवीजन कर लिया। जब आप रिवीजन कर चुके होते हैं उस टाइम आपने किताब से रिवीजन किया या अपनी नोट से या जो कुछ भी आपके पास है उससे रिवीजन किया। जब आप रात में सोने के लिए बेड पर आते हैं उस टाइम आप चुपचाप आंखें बंद करिए या फिर खुली आंखों से छत की तरफ देखते रहिए और उन सारी चीज़ों को जो आपने पढ़ा है उसे माइंड में आप रिवीजन कीजिए। आप देखेंगे आपको उसमें से बहुत सी चीज़ें याद भी हैं, बहुत सी चीज़ें आप भूल भी रहे हैं। अगर आप भूल रहे हैं, आपके पास में वो कॉपी पड़ी हुई है, पास में वो बुक पड़ी है, तो आप एक नज़र उठा के देख भी सकते हैं। और नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप चुपचाप उसे जितना याद आता जा रहा है उसे याद करते जाइए, उन चीज़ों का रिवीजन माइंड में करते जाइए। उसके बाद आप आराम से ब्लैंक माइंड सो जाइए। जब आप सोएंगे तो आप देखेंगे ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है फ्रेंड्स कि जब रात में हम ऐसी बातें सोच कर सोते हैं ना, तो रात में वो चीज़ें हमारे सपने में भी आने लगती हैं और वो धीरे धीरे ये चीज़ें ऐसा होता है कि सारी सारी रात हमारे माइंड में हमारी पढ़ाई की चीज़ें चलती रहती हैं। पर इस बार ये पढ़ाई की चीज़ें जो चलती हैं ना, वो प्रेशर के तहत नहीं चलती हैं, वो एक खुशी देती हैं। वो लगता है कि हम सोते हुए भी हमने कुछ नहीं किया पर हमारा रिवीजन हो रहा था। फिर जब आप सोकर उठेंगे तो उठते ही आप अभी बेड पर ही हैं, आप एक आदत डाल लीजिए। जैसे हमारे घर में आपने देखा होगा, बड़े बूढ़े हमेशा सिखाते आए हैं कि सोकर उठिए तो पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, 2 मिनट भगवान के ध्यान में बैठते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इसके साथ ही आप एक आध चीज़ अपनी आदत में और डालिए कि सोकर उठने पर बेड छोड़ने से पहले 2 मिनट का समय निकालकर आपने जो रात में रिवीजन किया था उसको माइंड में दोबारा से रिपीट करिए। फ्रेंड्स, आप देखिए 4 रिवीजन आपके होने जा रहे हैं। 3 रिवीजन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सबसे पहले चीज़ों को पढ़ा, उसी दिन रिवाइज़ किया, रात में सोने से पहले रिवाइज़ किया, सुबह उठने के बाद रिवाइज़ किया। मतलब 4 बार तो आपका ये हो चुका है, 3 रिवीजन और 1 बार पढ़ना। अब इसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, ये सारे रूल्स जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इन सारे रूल्स को आपको 5 दिन फॉलो करना है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन की आपकी कोई छुट्टी नहीं है। हाँ, इन 2 दिनों में आपको अपने आप को चेक करना है, अपनी एनालिसिस करनी है, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बार बार कह रही हूँ, जितना ज़रूरी पढ़ाई करना है उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को रिवीजन करना और अपने आप को चेक करना। तो इन चीज़ों को जब आप 5 दिन फॉलो करेंगे ना, आप देखेंगे 5 दिन के बाद 6ठे दिन आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। और 6ठे दिन फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब आप आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, 6ठे दिन पूरे हफ्ते, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि रोज़ की चीज़ें रोज़ पढ़ रहे थे और शाम को रिवाइज़ कर रहे थे, रात में उसका माइंड मैप बना रहे थे अपने माइंड में, सुबह फिर बना रहे थे और नेक्स्ट डे नई चीज़ें पढ़ रहे थे। लेकिन 6ठे दिन आपने जो 5 दिन पढ़ा है उन सब का रिवीजन करना है। एक अच्छा रिवीजन करना है, जहाँ ज़रूरत पड़े शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। 4 रिवीजन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें दिन आपको क्या करना है, आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉक टेस्ट ये सॉल्व करने हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपने जो 5 दिन पढ़े हैं उनमें से आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उनसे बाहर के होंगे। आपको वो सारे सॉल्व करने हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बस वही सॉल्व करिए जो आपने पढ़ा है, आपको सबको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप नेक्स्ट वीक पढ़ने वाले हैं। और जो आप नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, जब आप वो पहले से क्वेश्चन के फॉर्म में पा चुके होंगे, तो आपका उस पर स्पेशल फोकस होगा और आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको 2 पेपर, कम से कम 2 पेपर सॉल्व करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 6ठे या 7वें दिन जब भी आपको टाइम मिले, दोनों दिन में आपको कम से कम 2 लिस्टिंग्स तैयार करनी है। फ्रेंड्स, लिस्टिंग्स का मतलब होता है, जैसे आप कोई एरिया उठा लें, आप जैसे आपकी ल्यूसेंट होती है या फिर कोई ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें लिस्टिंग्स दी होती हैं, जैसे खनिज वगैरह मिनरल्स का होता है कि हाँ कहाँ पे क्या पाया जाता है, या फिर मिट्टियों वगैरह का होता है किस एरिया में कैसी मिट्टी पाई जाती है, या फिर कभी कभी होता है कि हाँ किस शहर को क्या कहते हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन से राजा वंश पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो ये जो लिस्टिंग्स होती हैं ना, कभी कभी फ्रेंड्स मैच कराने को आ जाता है। तो लिस्टिंग्स को आप अलग लेके चलिए। 2 लिस्टिंग्स आप अगर हफ्ते में तैयार करते हैं तो ये सफिशिएंट है। आप देखेंगे एग्ज़ाम्स तक आपके सारे लिस्टिंग्स तैयार हो जाएंगे। एक तरफ आपका 6 दिन में 7 दिन में उधर कॉन्सेप्ट 5 दिनों का चल रहा है और इधर 2 दिन आपका लिस्टिंग्स तक चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं ये रणनीति आपकी क्या कर रही है कि आपके कॉन्सेप्ट एज वेल एज आपके फैक्ट दोनों को तैयार करा रही है। और एग्ज़ाम में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड या तो फैक्ट बेस्ड, और यहाँ आपकी दोनों की तैयारी हो रही है। जो 5 दिन आप पढ़ रहे हैं वो आप मेंस में वहाँ छक्के छुड़ा के आएंगे, और जो 2 दिन यहाँ आप पढ़ रहे हैं ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों का काम करेगा। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये जो 5 दिनों की स्टडी है ना, उस 5 दिन की स्टडी के बाद जब आप 6ठे 7वें दिन ये लिस्टिंग्स पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें तो लिस्टिंग्स की इस वजह से आ रही होंगी क्योंकि पिछले 5 दिनों में आपने जो पढ़ा है उसमें से ही आया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो हम कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं फैक्ट उसी से निकल के आते हैं। हमारी गलती है जो हम ये समझते हैं कि फैक्ट अलग है और कॉन्सेप्ट अलग है। आप उसे साथ लेकर चलें। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अगर बात करें, हर हफ्ते अपना लक्ष्य बनाएं और हफ्ते के अंत तक उसे पूरा करें। फ्रेंड्स, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर प्लीज़ सीरियसली लीजिए कि आपका हर हफ्ते, तो क्या यहाँ मैंने हफ्ते ज़रूर कहा है, पर आपका हर दिन का लक्ष्य होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे आज ख़त्म करनी है। पर फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारा दिन हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। कभी आपका कोई रिश्तेदार आ गया, कभी आपको कहीं इमरजेंसी में। फ़िलहाल तो मैं यही बोलूँगी कि आप जब तक एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तब तक के लिए आप पूरी इन सोशल एक्टिविटीज़ से दूर हट जाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम चाह कर भी नहीं हट पाते हैं। कोई हमारा फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आपका किसी दिन का
कोई लक्ष्य नहीं पूरा हो पाता है तो एटलीस्ट हफ्ते के एंड तक, जो छठे और सातवें दिन की बात मैंने की, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप उस हफ्ते को पूरी तरह से क्लियर करके जाएं। ये ना हो कि इस हफ्ते की चीज़ हम उस हफ्ते में, उस हफ्ते की उस चीज़ में। तो फ्रेंड्स फिर क्या होगा, जो लास्ट के आपको 20 दिन 25 दिन या 1 महीने बचाने हैं जिसमें हम एग्ज़ाम टाइम की रणनीति फॉलो करेंगे, आपका वो उधर कम पड़ जाएगा। और अगर उधर कम पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी, आपके रिज़ल्ट पर उसका असर आएगा। फ्रेंड्स हमें ये पूरी तरह से फॉलो करना है, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। तो आपको अपना कम से कम हफ्ते में उस लक्ष्य को ज़रूर पूरा कर देना है। आप मैनेज कर सकते हैं। आज अगर आपने 6 घंटे पढ़ने का सोचा था, कोई चीज़ आपने 2 टॉपिक पढ़ने का सोचा था, आप 2 नहीं पढ़ पाए, 1 पढ़ पाए, तो नेक्स्ट डे जब आप 2 टॉपिक पढ़ेंगे तो आप कोशिश करें कि वहाँ 3 टॉपिक पढ़ लें, ताकि हफ्ता पूरा होते होते आपका वो लक्ष्य पूरा हो जाए। इसके आगे अगर हम बात करें तो रिवीजन को, फ्रेंड्स मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि रिवीजन को बहुत बहुत गंभीरता से लें। रिवीजन को ये मान लें कि गीता पुराण अगर कुछ है हमारे लिए तो यही बुक्स हैं, और इन्हें जितनी बार आप पढ़ेंगे भगवान का उतना आशीर्वाद आपके साथ होना है। तो बस ये समझ के रिवीजन को करते जाएं। रिवीजन का कोई अंत नहीं है फ्रेंड्स। जितना रिवीजन करेंगे आप देखेंगे आपको तो ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ऑप्शन, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, 1857 की जो क्रांति हुई थी, या फिर कोई और टॉपिक ले लिए, कोई छोटा सा कोई सेंटेंस आप ले लीजिए, क्या अगर जैसे हम फ्रेंड्स कहते हैं कि सबसे पहले जब हमारा मानसून आता है वो सबसे पहले किस एरिया में आता है, तो क्या आपको ये याद करना पड़ता है कि किस एरिया में आता है? ये चीज़ें पढ़ते आपके दिलो दिमाग पे, आपके जहन में इतना छप जाती हैं कि अब वो आपको याद नहीं करना है। अगर वो 4 ऑप्शन दे दे और चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन उसमें ना हो, तो इतना आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि आपको पता होता है कि क्वेश्चन गलत है। फ्रेंड्स रिवीजन का ये फ़र्क होता है। रिवीजन से आपको ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता होता है कि मैं सही हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो पर मैं गलत नहीं हूँ। तो उस हद तक रिवीजन करें। फ्रेंड्स इसके बाद आता है बीच बीच में शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। फ्रेंड्स ये मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ने के बाद भी आपको बार बार भूल रही हैं। जैसे आप जब रात में उसको अपने माइंड में विजुअलाइज़ करेंगे तो उस टाइम भी आप देखेंगे कि बार बार कोई चीज़ें भूल रही हैं आपको। तो उसमें परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको चुपचाप उठना है और अपनी नोट से उठा के वो चीज़ देख लेनी है। और जब आप उस चीज़ को देख लेंगे, आप फ्रेंड्स उसको 1-2 बार ही लिख लीजिए, कहीं भी लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बना के नोट्स रखना है। बना के रखने का कोई मतलब नहीं होता। चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये होता है जब आप अच्छी शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में आपको ये सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती। तो आप सिर्फ वो चीज़ें, और प्लीज़ वहाँ मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ वो चीज़ें बिल्कुल मत लिखिएगा जो आपको ऑलरेडी आती हैं। आपको यहाँ सिर्फ वो चीज़ें नोट करनी है जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं या आप जिन्हें बार बार भूल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से है। जब रिवीजन होते होते वो चीज़ें आपको याद हो जाए, आप चुपचाप उठा के उन्हें अपने शॉर्ट नोट्स के हिस्से से अलग कर दीजिए। फिर उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, वो छप चुका है आपके दिमाग में। बस शॉर्ट नोट्स का इतना ही रोल होता है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो शायद आपको पसंद ना आए, तो पर चूँकि इम्पोर्टेंट है, मेरा काम इस बार आपको क्वालिफाई कराना है तो मुझे तो बताना पड़ेगा। पढ़ते वक्त उतनी देर के लिए प्लीज़ सोशल मीडिया से दूर रहें। फ्रेंड्स होता क्या है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा ये नेचर होता है, हमारा मन इतना चंचल होता है कि हम ना चाहते हुए भी बार बार हमारा ध्यान वहाँ जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी स्टूडेंट्स रूम लेके बाहर रहते हैं, इतना कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती, इवन लोगों के कमरे में घड़ियाँ तक नहीं होती हैं, तो टाइम तक देखने के लिए हम मोबाइल पे ही डिपेंड रहते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो आप मोबाइल को ऑन ज़रूर रखें, पर हो सके तो उतनी देर के लिए फ़्लाइट मोड पर रखें। ऐसी हर चीज़ को उस टाइम फ्रेंड देखिए, इतना कष्ट सह के आप बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक 4-6 महीने की बात होती है। इन 4-6 महीनों में अगर हम थोड़ा सा अपना आराम त्याग दें तो आप देखेंगे पूरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जाने वाली है आपकी, बहुत बढ़िया तरीके से बीतने वाली है, बहुत शान से बीतने वाली है। एक रेपुटेड जॉब लीजिए और चुपचाप इतनी कष्टदायक ज़िंदगी से अलग हो जाइए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। शुरुआत में मुश्किल होता है पर उसके बाद आदत पड़ जाती है, फिर आपको अच्छा आप ये सोचा करिए ना कि एक अधिकारी बनने के बाद क्या अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी, आपको फील्ड पे जाना है, तो क्या आप सोशल मीडिया में उलझे रहेंगे? नहीं ना।
तो आपको जब आप अपने लिए पहले डिसीजन लेंगे तब तो आप दूसरों की जिम्मेदारी ले पाएंगे। तो उतने समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें। उसके बाद जब फ्री टाइम हो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए भी अपने आप को डिसिप्लिन करें, समय में बांधें। अब आखिरी स्लाइड में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी ईश्वर, अल्लाह, किसी को भी मानते हैं तो उस पर और अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक आपका अपने ऊपर और अपने भगवान पर भरोसा नहीं होता तब तक आपके प्रयास में वो बात नहीं होती। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप मन से खुश रहें, अपने आप पर भरोसा रखें, सकारात्मक रहें। हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखें, हर सेकंड अपने दिमाग में रखें कि एक भावी अधिकारी पढ़ाई कर रहा है और उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करता है, और कर्म में हम जितना अधिक विश्वास रखते हैं वो आपको आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा देता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अगर आप ये सोचेंगे कि शायद मेरी किस्मत ख़राब है या मैं नहीं कर पाऊँगा या ये बहुत मुश्किल है, तो फ्रेंड्स, भाग्य के भरोसे बैठना बहुत गलत बात होती है, क्योंकि सच बात यही है कि भाग्य से हमेशा वही मिलता है जो बचा खुचा रह जाता है। कलाम साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, कि भाग्य के भरोसे मत बैठिए, इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपकी चीज़ है तो आप लेने का अधिकार। आप बताइए, कहते हैं ना कि चिड़िया के घोंसले में भगवान चाहता तो उसे अनाज वहाँ दे सकता था, पर नहीं देता। पर क्या चिड़िया मर जाती है? चिड़िया जाती है, अनाज लेकर आती है और अपने घोंसले में रखती है और कितने दिनों तक बैठ के खाती है। तो बस जाइए, अपने घोंसले को खुद भरिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको सफलता ज़रूर मिले। बस मेरी इतनी बात ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। आप इतने स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, आप देखेंगे आपको अपनी मेहनत का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगेगा, और आपका जो स्वर्णिम भविष्य है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सारी जितनी भी टिप्स मैंने दी, अगर आपको वो अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फ्रेंड्स प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मैं आपको ऐसी अच्छी टिप्स देती रहूँगी। बेल की आइकन का ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की जो भी वीडियोस आती हैं वो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के अगर आपको लिस्टिंग वगैरह चाहिए हो, आपको कुछ भी ऐसी ज़रूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी और साथ साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश भी करूँगी। लग जाइए, बिल्कुल लग जाइए। 2021 आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल होने वाला है। जय हिंद।